हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिजिक्स स्कॉलर। माई सेल्फ अनुप कुशवाहा। टीजीटी, पीजीटी और जीआईसी फिजिक्स के यूनिट 6 मॉडर्न फिजिक्स के लेक्चर नंबर 2 में आप सब लोगों का स्वागत है। तो आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे प्रीवियस ईयर एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बेस्ड ऑन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटोवोल्टिक सेल एंड रेडियो एक्टिविटी। तो इन तीनों टॉपिक के थियोरेटिकल पार्ट को हमने लेक्चर नंबर 1 में कवर किया था। उन्हीं के ऊपर बेस्ड कुछ प्रीवियस ईयर के और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, ध्यान रखें यहाँ पर कि ये जो टॉपिक हैं आपके फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटोवोल्टिक सेल एंड रेडियो एक्टिविटी, इनमें जितनी ज़्यादा पॉसिबिलिटी न्यूमेरिकल क्वेश्चंस के आने की होती है उतनी ही पॉसिबिलिटी थियोरेटिकल क्वेश्चंस की भी होती है। जैसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में जो आपने एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन का जो ग्राफ वगैरह देखा था, उन सब से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। या फिर एक फार्मूला आपका वही है जो सबसे मेन फार्मूला है, वो है आपका फोटो इलेक्ट्रिक आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। तो यही 3-4 पॉइंट ऐसे होते हैं जिनसे मिला करके क्वेश्चंस बनते हैं। और इसी तरह से रेडियो एक्टिविटी में जो प्रॉपर्टीज होती हैं रेडियो एक्टिविटी की, अल्फा बीटा गामा पार्टिकल्स की, या फिर रेडियो एक्टिविटी के केस में आप देखिए जैसे अल्फा डीके, बीटा डीके या गामा डीके होता है तो मास नंबर या एटॉमिक नंबर में किस तरीके का चेंज होता है, इसके ऊपर ढेर सारे सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है ना। तो ध्यान रखिए कि न्यूमेरिकल के साथ साथ थियोरी और कॉन्सेप्ट भी जरूरी है। ऐसा नहीं कि सारे के सारे क्वेश्चंस वही होंगे जिनमें आपको कैलकुलेशन करना होगा। तो मैं यहाँ पर कुछ न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस को डिस्कस कर देता हूँ, क्योंकि जो दिक्कतें आती हैं वो इसी में आती हैं। बाकी तो आपको पढ़ना पड़ेगा, उसको याद रखना पड़ेगा, उसका कोई और दूसरा उपाय है नहीं। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। अ फोटोन ऑफ एनर्जी 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इंसिडेंट ऑन अ मेटल सरफेस हैविंग वर्क फंक्शन 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन विल बी। मतलब कोई एक मेटेलिक सरफेस है और उस मेटेलिक सरफेस का जो वर्क फंक्शन है वो है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और इसके ऊपर जो लाइट इंसिडेंट हो रही है उस लाइट की एनर्जी कितनी है, 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो आपको बताना है कि यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन इमिट होगा उस इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी क्या होगी। तो आइंस्टीन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन के अकॉर्डिंग आपको पता है कि फोटोन जब इस मेटेलिक सरफेस के ऊपर इंसिडेंट होता है तो अपनी एनर्जी का कुछ हिस्सा, मतलब उसकी एनर्जी का कुछ हिस्सा खर्च हो जाता है यहाँ पर वर्क फंक्शन के रूप में, और बाकी का जो एनर्जी बच गया वो एनर्जी इमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी हो जाती है। तो अगर हम ये मान करके चले कि हम उस इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं जो कोलिजन वगैरह में कोई भी एनर्जी वेस्ट नहीं कर रहा है, दैट मीन्स जितनी भी एनर्जी उसको मिल रही है उसको बस वो वर्क फंक्शन के रूप में खर्च कर रहा है और बाकी पूरी की पूरी एनर्जी उसकी काइनेटिक एनर्जी बन जाए, तो इसका मतलब कि इमिटेड इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम पॉसिबल काइनेटिक एनर्जी की हम बात कर रहे हैं। और अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, इंसिडेंट फोटोन की एनर्जी 2 हिस्से में खर्च होगी, वर्क फंक्शन के रूप में और इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के रूप में। तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन आप आइंस्टीन के फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन से कैलकुलेट कर सकते हैं और इसकी वैल्यू पुट कर देंगे कितना, 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और वर्क फंक्शन कितना है, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्लस ये हुआ के मैक्सिमम। तो के मैक्सिमम कितना आ जाएगा, 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, दैट मीन्स 1.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब अगर आपसे यही मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी जूल में पूछे होते तो आपको क्या करना होता, इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट करना था। और इलेक्ट्रॉन वोल्ट और जूल के बीच का रिलेशन पता है, 1.6 × 10⁻⁻19 जूल। यानी अगर हम इस ऊपर वाले आंसर में यहाँ पर 1.6 × 10⁻⁻19 से मल्टीप्लाई कर देते तो ये पूरी एनर्जी किस में आ जाती, जूल में आ जाती। ऐसा भी हो सकता है कि आपसे इमिटेड इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी की बजाय उसकी मैक्सिमम स्पीड या वेलोसिटी पूछ लेते। तो ऐसे में आपको क्या करना पड़ता, इसके मैक्सिमम को रिप्लेस करना पड़ता, हाफ इंटू मास इंटू वी मैक्सिमम स्क्वायर इज इक्वल टू 1.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन का मास यहाँ पर रख देंगे तो आपको वी मैक्सिमम की वैल्यू मिल जाएगी। तो क्वेश्चंस वही रहते हैं, बट उसमें अब उन्होंने क्या पूछा हुआ है या ऑप्शन किस अकॉर्डिंग दिया हुआ है, आपको इस बात पर ध्यान रखना होता है। ठीक है, तो आइंस्टीन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन के अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन का सिंपल सा जवाब आ जाएगा 1.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, यहाँ पर ये चीज आपको ध्यान रखना है कि जो वर्क फंक्शन होता है उसका फार्मूला h/ν होता है, जहाँ पर न्यू नॉट क्या है, इस मेटेलिक सरफेस के लिए थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। द ग्रेडियंट ऑफ लाइन गिव्स, मतलब यहाँ पर एक इक्वेशन दिया, एक ग्राफ दिया हुआ है और ग्राफ किसके किसके बीच खींचा गया है,
तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की जब फिनोमेना होती है तो एनोड के स्टॉपिंग पोटेंशियल और इंसिडेंट फोटोन की फ्रीक्वेंसी के बीच में ग्राफ खींचा हुआ है। तो आपसे कहा जा रहा है कि ये जो ग्राफ या ये जो लाइन मिल रही, स्ट्रेट लाइन मिल रही है, इसका आपको ग्रेडियंट बताना है। और ऑप्शन देख लीजिए, E/H, H/E, E/H और ये H, जहां पर H है प्लांक कांस्टेंट और E मतलब इलेक्ट्रॉनिक चार्ज या फंडामेंटल चार्ज। तो हमने आपको ये एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन के केस में जो ग्राफ ये वाला बताया था, उसमें हमने यहाँ पर स्टॉपिंग पोटेंशियल की बजाय मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन को शो किया था। लेकिन जो ग्राफ का नेचर था वो यही था, क्योंकि आपको पता है कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू E इंटू वी नॉट, जहां पर वी नॉट क्या है, स्टॉपिंग पोटेंशियल। यहां पर इन्होंने इसी को S से एक्सप्रेस किया हुआ है। तो आप देख लीजिए K मैक्सिमम और VS के बीच में इसी E नाम का जो फैक्टर है, बस उसी का डिफरेंस है। तो बस मैग्नीट्यूड में थोड़ा चेंज आ जाएगा, मतलब जो पॉइंट्स हमको मिलेंगे वो अलग अलग जगह पर मिलेंगे, बाकी जो वैल्यू होगी या जो नेचर होगा वो बिल्कुल भी चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो यहां पर आपको करना क्या है, इस इक्वेशन की अगर इस लाइन का अगर आपको इक्वेशन मिल जाए, इस स्ट्रेट लाइन का अगर आपको इक्वेशन मिल जाए, तो उस इक्वेशन को स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन से कंपेयर करके उसका स्लोप या ग्रेडियंट बता सकते हैं। तो चूंकि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की फिनोमेना हो रही है, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए आप आइंस्टीन का फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन यूज कर सकते हैं। और चूंकि यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन मिल रहा है, तो उस इक्वेशन को आप स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन से कंपेयर कर देंगे। स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन यानी कि y = mx + c। यही जो m है वो स्ट्रेट लाइन का स्लोप है, या फिर इसी को हम ग्रेडियंट बोल सकते हैं। और ये जो c है ये है इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस। ठीक है, अगर ये प्लस में है तो इसका मतलब पॉजिटिव y एक्सिस, माइनस में है इसका मतलब नेगेटिव y एक्सिस। तो आइंस्टीन ने बताया था फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन क्या था उनका, H न्यू इज इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। लेकिन आपको यहाँ पर जो ग्राफ दिया गया है वो स्टॉपिंग पोटेंशियल के लिए, और यहाँ पर देखिए जो W0 है और K मैक्सिमम है, इन दोनों का फार्मूला आप याद रखें। वर्क फंक्शन इज इक्वल टू H न्यू नॉट थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, और K मैक्सिमम इज इक्वल टू E V नॉट, जहाँ पर V नॉट इज द स्टॉपिंग पोटेंशियल ऑफ एनोड। तो पुट कर दीजिए H न्यू नॉट और प्लस E V नॉट, ट्रांसपोज करेंगे H न्यू माइनस H न्यू नॉट इज इक्वल टू E V नॉट, या VS बोल दीजिए यहाँ पर स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो इसको इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, कुल मिला के VS इक्वल टू मिलेगा H/E न्यू माइनस H/E न्यू नॉट। अब आप देखिए यहाँ पर कि y एक्सिस को चेंज किया गया है, रिप्लेस किया गया VS से, x एक्सिस पर दिखाया गया है न्यू को। दैट मीन्स ये जो इक्वेशन होता है इसमें y की जगह पर हमको क्या मिलेगा, VS मिलेगा, और x की जगह पर क्या मिलेगा, हमको न्यू मिलेगा। तो अगर हम इस इक्वेशन से इसको कंपेयर करें तो आप देखिए क्या है, y = mx प्लस में c। तो x की जगह पर यहाँ पर हमने न्यू को रिप्रेजेंट किया हुआ है, और y की जगह पर हमने vs को रिप्रेजेंट किया हुआ है। इसका मतलब x का कोफिशिएंट यहाँ पर स्लोप है, तो न्यू का कोफिशिएंट भी स्लोप को रिप्रेजेंट करेगा। तो स्लोप या ग्रेडियंट कितना हो गया, H/E। इसी में अगर आपसे इंटरसेप्ट पूछे होते तो इंटरसेप्ट कितना आ जाता, ये इंटरसेप्ट ये है ना, तो इंटरसेप्ट कितना आ जाएगा, यहाँ से माइनस में H/E न्यू नॉट। माइनस का मतलब यही कि निगेटिव y एक्सिस पर मैग्नीट्यूड की बात करें तो H/E न्यू नॉट। ठीक है, तो इस स्ट्रेट लाइन का अगर हम इक्वेशन यूज करें और उस इक्वेशन को इस इक्वेशन से जो जनरल इक्वेशन होता है उससे कंपेयर कर दें तो हमको स्लोप या ग्रेडियंट मिल जाएगा, जो कि हो जाएगा H/E। हमने क्या किया था, हमने K मैक्सिमम और न्यू के बीच में ग्राफ खींचा था। तो जब K मैक्सिमम और न्यू के बीच में ग्राफ खींचेंगे तो यहीं से हमको मिल जाएगा, यानी हमको ये वाली वैल्यू पुट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तब देखिए क्या आएगा, अगर ये ग्राफ K मैक्सिमम और न्यू के बीच में होता तो क्या आता, H न्यू, और यहाँ से इसको आप ट्रांसपोज करिए माइनस में H न्यू नॉट इज इक्वल टू K मैक्सिमम, यानी आप कह सकते हैं कि K मैक्सिमम इज इक्वल टू H न्यू माइनस H न्यू नॉट। और अब इसी को आप कंपेयर कर देते y इज इक्वल टू mx प्लस c से। तो ऐसे केस में स्लोप क्या मिल जाता, h, है ना, ऐसे केस में स्लोप मिल जाता h, और इंटरसेप्ट मिल जाता कितना, h न्यू नॉट, यानी कि वर्क फंक्शन के इक्वल इंटरसेप्ट आपको मिल जाता, और जो इसका स्लोप आ जाता वो प्लांक कांस्टेंट h के इक्वल। ठीक है, तो आपको देखना पड़ेगा कि क्वेश्चन में जो ग्राफ दिया हुआ है वो स्टॉपिंग पोटेंशियल फ्रीक्वेंसी का है या फिर मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी और फ्रीक्वेंसी का है। तो यही ई फैक्टर से
पूरा आंसर आपका चेंज हो जाएगा। देखिए इसमें h है, इसमें h अपान ई है, इसमें h न्यू नॉट है, इसमें h न्यू नॉट अपान ई है। और ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि आपको पता है कि k मैक्सिमम इज इक्वल टू ई वी नॉट होता है। ठीक है ना? तो ऑप्शन नंबर जो सेकंड है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये क्वेश्चन ये कई बार रिपीटेड है, आप इसको ध्यान रखें, इंपॉर्टेंट है। और यहाँ से आप थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बारे में जान सकते हैं कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम फ्रीक्वेंसी की लाइट इंसिडेंट होगी तो कोई भी इलेक्ट्रॉन इमिट नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, द थ्रेशोल्ड वेवलेंथ फॉर अ सरफेस हैविंग वर्क फंक्शन 1.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट विल बी इक्वल टू। अब देखिए यहाँ पर थ्रेशोल्ड वेवलेंथ बोल रहे हैं, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी नहीं बोल रहे हैं। तो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ क्या होता है? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के करस्पॉन्डिंग वेवलेंथ को ही थ्रेशोल्ड वेवलेंथ बोलते हैं। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के करस्पॉन्डिंग वेवलेंथ को ही थ्रेशोल्ड वेवलेंथ बोलते हैं। और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का फार्मूला न्यू इक्वल टू सी अपान लैम्डा, तो न्यू नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा? सी अपान लैम्डा नॉट। और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होती है? वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी जिससे कम फ्रीक्वेंसी की अगर आप लाइट इंसिडेंट करेंगे तो कोई भी इलेक्ट्रॉन इमिट नहीं होगा। तो अगर हम आपसे कहें कि थ्रेशोल्ड वेवलेंथ क्या है, तो आप कहेंगे थ्रेशोल्ड वेवलेंथ वो मैक्सिमम वेवलेंथ है, क्योंकि अगर ये मिनिमम फ्रीक्वेंसी है तब तो ये मैक्सिमम वेवलेंथ हुआ ना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो अगर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी है जिससे कम फ्रीक्वेंसी की लाइट अगर इंसिडेंट करेंगे तो कोई फोटो इलेक्ट्रॉन इमिट नहीं होगा। दैट मीन्स आप ये कह सकते हैं कि थ्रेशोल्ड वेवलेंथ वो मैक्सिमम वेवलेंथ है जिससे ज्यादा वेवलेंथ की लाइट अगर हम इंसिडेंट करेंगे तो कोई भी इलेक्ट्रॉन इमिट नहीं होगा। ठीक है, तो जो बात आप फ्रीक्वेंसी के टर्म में बोलते थे, जब उसी को आप वेवलेंथ के उसके करस्पॉन्डिंग वेवलेंथ के टर्म में बोलेंगे तो अगर ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है तो ये थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, अगर ये मिनिमम फ्रीक्वेंसी है इलेक्ट्रॉन को इमिट करने के लिए तो ये मैक्सिमम वेवलेंथ है इलेक्ट्रॉन को इमिट करने के लिए। ठीक है, तो यही न्यू नॉट लैम्डा नॉट आपको कैलकुलेट करना है। और वर्क फंक्शन गिवन है, वर्क फंक्शन कितना है? वर्क फंक्शन है 1.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करना कितना आसान है, क्योंकि आपको वर्क फंक्शन का फार्मूला पता है h न्यू नॉट, और न्यू नॉट की जगह पर आप लिखेंगे c अपान लैम्डा नॉट। आप यहां से आप लिखेंगे लैम्डा नॉट इक्वल टू एच सी अपान में w। लेकिन मैं आपको एक चीज और यहां पर दोबारा से याद दिला देता हूं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यानी लाइट के लिए आप ये फार्मूला ध्यान रखें कि लैम्डा इज इक्वल टू होता है, लैम्डा इज इक्वल टू 12375 अपान एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और ऐसे में लैम्डा आपको मिलेगा इन एंगस्ट्रॉम। इसी चीज को 12375 को आप चाहे तो 12345 भी लिख के कैलकुलेशन कर सकते हैं, और ऐसे में भी वही आंसर आपको मिलेगा। सिर्फ और सिर्फ 1% से कम का भी एरर यहां पर देखने को मिलेगा, है ना। तो अगर आपके पास ऑप्शंस जो दिए हुए हैं, ऑप्शंस में ये जो रेंज का डिफरेंस है, अगर आप सिर्फ ये गेस करना चाहते हैं सिंपल कैलकुलेशन से कि कितना आएगा, तो आप इनमें से कोई भी फार्मूला यूज कर सकते हैं, आपको पता चल जाएगा कि किस आंसर के करीब आप पहुंच रहे हैं। ठीक है, दूसरी बात ये कि यहाँ पर इसी चीज को कई जगहों पर 12400 लिख दिया जाता है और अपान में ई इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और ऐसे में आपको वेवलेंथ किस में मिलेगा? एंगस्ट्रॉम में। तो अगर एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हो और वेवलेंथ एंगस्ट्रॉम में चाहिए, तो ये एक इंपॉर्टेंट रिलेशन है। इन डिफरेंट तरीके से ये आपको कहीं पर लिखा हुआ मिल सकता है, कहीं ये यूज करते हैं, कभी ये यूज करते हैं, कभी ये यूज कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा का डिफरेंस नहीं आता है इन सभी आंसर्स में, तो आपको अपने ऑप्शंस को चूज करने में सुविधा होगी। आप जैसा भी कैलकुलेशन दिख रहा है आपको, जैसा भी ये ई की, जैसे ई की वैल्यू अगर दे दिया जाए 1.24 तो आप ये वाला फार्मूला यूज कर लीजिए। अगर ई की वैल्यू दे दिया जाए 12.3 तो आप ये वाला फार्मूला यूज कर लीजिए, या फिर ये वाला यूज कर लीजिए, है ना। तो आपको देखना होता है कि कैलकुलेशन कहाँ पर आपको आसान मिल रहा है। लेकिन ये भी ध्यान रखना है कि ये हम किसके लिए बात कर रहे हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के लिए बोल रहे हैं, यानी किसी फोटोन के लिए हम बोल रहे हैं। आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन से भी एसोसिएटेड एक वेव होती है जिसको हम मैटर वेव बोलते हैं, और ऐसे में वो इलेक्ट्रॉन से एसोसिएटेड जो मैटर वेव है उसकी वेवलेंथ का भी एक इसी तरीके का फार्मूला होता है, लेकिन उसमें अंडर रूट में 150 होता है और यहाँ पर पोटेंशियल होता है। ठीक है, जब इलेक्ट्रॉन को किसी वोल्टेज को दे करके उसको एक्सिलरेट कराया जाता है तो उससे भी एसोसिएटेड जो वेव होती है, जिसको वेव होती है और उसका एक वेवलेंथ होता है जिसको हम डी ब्रॉगली वेवलेंथ या मैटर वेव बोलते हैं। उस वेव को मैटर वेव और उस वेवलेंथ को डी ब्रॉगली वेवलेंथ बोलते हैं। तो ये हम इलेक्ट्रॉन के लिए बात कर रहे हैं, यहाँ पर ध्यान रखना है आपको। इलेक्ट्रॉन के लिए पूरा कैलकुलेशन करने पर इस तरह का ये सेटअप आता है, और ये आंसर किस में आएगा? एंगस्ट्रॉम में।
ठीक। तो ये है फॉर इलेक्ट्रॉन और ये है फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अब जैसे एक्सरे का भी क्वेश्चन आ जाए तब भी आप इसको यूज कर सकते हैं, क्योंकि एक्सरे भी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। कोई लाइट आ जाए, किसी भी तरह का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, जितना भी हमने स्पेक्ट्रम बताया है उसमें से कोई भी है तो आप ये वाला रिलेशन यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में भी क्या है, इंसिडेंट जो मेटेलिक सरफेस है उसका वर्क फंक्शन, यानी वर्क फंक्शन मतलब क्या, जो मिनिमम एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन इमिट करने के लिए जरूरी है वो एनर्जी दिया हुआ है 1.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो आपको बताना है कि इंसिडेंट जो लाइट है उसकी जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए जिससे इलेक्ट्रॉन इमिट हो। तो यही वाला रिलेशन हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं। फोटोन के लिए बातें हो रही हैं, है ना। तो यहाँ से आप देखिए लैम्डा नॉट इक्वल टू hc/w, जहाँ पर w वर्क फंक्शन या एनर्जी ही तो है ना। और ये सारा रिलेशन वही आ रहा है, तो इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं 12375 अपान ये एनर्जी आपको यहाँ इलेक्ट्रॉन वोल्ट में अगर रखते हैं तो ये आंसर आपको सीधे सीधे एंगस्ट्रॉम में मिल जाएगा। और ये क्वेश्चन में इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही दिया है 1.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो हमने 1.3 को रख दिया, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में रख दिया। अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो लैम्डा की वैल्यू सीधे सीधे हमको एंगस्ट्रॉम में मिल जाएगी। अगर आपको ये सब नहीं याद आता है तो कोई बात नहीं, आप प्लांक कांस्टेंट की वैल्यू, सी की वैल्यू रखिए और W की जो वैल्यू है उसको आप इलेक्ट्रॉन वोल्ट को पहले जूल में कन्वर्ट करिए और सारा कैलकुलेशन करने के बाद अब आपको जो वेवलेंथ मिलेगा वो मीटर में मिलेगा, फिर उस मीटर को आपको एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो प्रोसेस थोड़ा लेंदी हो जाएगा, इस वजह से मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप इनको ध्यान रखें और तुरंत डिवाइड करिए। आप किसी भी एक ऑप्शन के करीब पहुंच जाएंगे, आपको आइडिया लग जाएगा कि कौन सा आंसर करेक्ट है। तो आप इनमें से कोई भी एक फार्मूला जब यूज करेंगे तो आपको जो आंसर मिलेगा वो 9400 से लेकर 9600 के रेंज में कोई भी वैल्यू मिलेगी। जैसे इसमें अलग आएगा थोड़ा, इसमें थोड़ा अलग आएगा, इसमें थोड़ा अलग आएगा, लेकिन वो 9600 या 9500 के आसपास ही मिलेगा। तो उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इनमें से ये तीनों ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं हो सकते, यही वाला ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा। ठीक है, तो ध्यान रखें। और अगर बहुत क्लोज वाले ऐसे कोई ऑप्शन से दिए जाएं तो आप सीधे सीधे क्या करिएगा, यहीं पर आ जाइएगा और जिस तरह से आप एक ट्रेडिशनल कैलकुलेशन करते हैं वैसे आप करिएगा, तब फिर आप ऑप्शन के पास पहुंच जाएंगे। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 3 हो गया, इसको आप नोट कर लें। इन दोनों फार्मूलों को एक साथ नोट कर लें ताकि कंफ्यूजन ना आए, और इसको आप कैलकुलेट भी कर लीजिएगा, कैलकुलेट करके चेक कर लीजिएगा, इसी ऑप्शन के करीब आप पहुंच जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, द वर्क फंक्शन ऑफ अ सर्टेन मेटल इज 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। Will this metal give photoelectric emission for incident radiation of wavelength 330 नैनोमीटर। मतलब अगर 330 नैनोमीटर की लाइट इंसिडेंट हो और मेटेलिक सरफेस का जो वर्क फंक्शन है वो 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो क्या ये लाइट जो इंसिडेंट होगी वो फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन करा सकती है। तो देखिए, इसके लिए क्या करना है आपको, ये मेटेलिक सरफेस का वर्क फंक्शन आपको दिया हुआ है, कितना है, 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इंसिडेंट रेडिएशन की जो वेवलेंथ है वो कितनी है, लैम्डा इज इक्वल टू 330 नैनोमीटर। अब नैनोमीटर है तो इसको एंगस्ट्रॉम में आपको कन्वर्ट करना है, तो नैनोमीटर का मतलब क्या, 10 के पावर -9 मीटर। एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 10 के पावर -10 चाहिए, तो -10 यहाँ पर मिलने का मतलब कि 10 पावर -10 ऊपर, 10 पावर -10 नीचे, मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हो जाएगा, 330 इंटू 10 पावर -1, ये 10 पावर -9 और अपान में 10 के पावर -1, और ये जो 10 के पावर -1 है ये ऊपर जाके प्लस बनेगा, तो ये क्या बन जाएगा, 3300 इंटू 10 पावर -10 मीटर, दैट मीन्स 3300 एंगस्ट्रॉम। इंसिडेंट लाइट की जो वेवलेंथ है वो है 3300 एंगस्ट्रॉम। और अगर आपका वो इसका वेवलेंथ पता है तो आप इसकी एनर्जी भी बता सकते हैं। फार्मूला हमने बता ही दिया आपको, E इक्वल टू hc/λ। वेवलेंथ पता है तो एनर्जी आप बता सकते हैं, ये कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू पता है आपको। अगर आप इस एनर्जी को चाहते हैं कि ये एनर्जी आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मिले तो आपको ये लैम्डा एंगस्ट्रॉम में रखना पड़ेगा, और ऊपर क्या लिखेंगे, 12375 अपान ये लैम्डा की जगह पर क्या लिखेंगे, लैम्डा की जगह पर लिखेंगे 3300 और ये एंगस्ट्रॉम में। आफ्टर कैलकुलेशन आपको जो एनर्जी मिलेगी वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मिलेगी, मतलब इंसिडेंट फोटोन की एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आपको यहाँ से डायरेक्ट मिलेगी कैलकुलेशन के बाद, और वो लगभग 3.7 के आसपास कुछ वैल्यू आएगी, है ना। आप यहाँ पर 12375 की जगह पर 45 भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर 12400 भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कुल मिला के यहाँ से जो आपको वैल्यू मिलेगी वो 3.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास वैल्यू मिल जाएगी। यानी
इंसिडेंट फोटोन की जो एनर्जी है वो है 3.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और इस मेटल का जो वर्क फंक्शन है वो है 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो वर्क फंक्शन का मतलब क्या? वर्क फंक्शन का मतलब कि उस मेटेलिक सरफेस के लिए रिक्वायर्ड मिनिमम एनर्जी ताकि इलेक्ट्रॉन फोटो इलेक्ट्रॉन इमिट हो सके। तो रिक्वायर्ड एनर्जी जो मिनिमम रिक्वायर्ड एनर्जी है वो है 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, लेकिन इंसिडेंट एनर्जी है 3.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसका मतलब ये वर्क फंक्शन से कम है, दैट मीन्स कोई भी फोटो इलेक्ट्रॉन इमिट नहीं होगा और फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन की जो प्रक्रिया है वो यहाँ पर नहीं हो पाएगी। तो ध्यान रखना है आपको कि इंसिडेंट लाइट की एनर्जी और वर्क फंक्शन को कंपेयर करके आप बता सकते हैं कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की फिनोमेना होगी कि नहीं होगी। तो इंसिडेंट लाइट की जो एनर्जी है, फोटोन की एनर्जी है, वो कम है वर्क फंक्शन से, इसी वजह से नो फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन, है ना। तो कोई भी इमिशन यहाँ पर नहीं होगा, ठीक, कोई भी फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन यहाँ पर नहीं होगा। या तो आप ऐसे कहें या तो आप ये कह सकते हैं न्यू लेस देन न्यू नॉट। अगर इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम है तो कोई भी फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन यहाँ पर नहीं हो पाएगा, ठीक है। चलिए नोट कर लीजिए, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ है अ मोनोक्रोमैटिक सोर्स इमिटिंग लाइट ऑफ वेवलेंथ 600 नैनोमीटर हैज अ पावर आउटपुट ऑफ 66 वाट, कैलकुलेट द नंबर ऑफ फोटॉन्स इन 2 मिनट्स। देखिए इस तरह के ये दोनों सवाल जो हैं इनको हम सॉल्व करेंगे, बट उससे पहले मैं इसका थियरी आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ। मान लीजिए कि ये कोई एक बल्ब है या जो भी एक लाइट सोर्स है, तो इस लाइट सोर्स से जो लाइट निकल रही है या ये कह लीजिए जो फोटॉन्स निकल रहे हैं, उन फोटॉन्स की एनर्जी और पावर के बीच में अगर हम रिलेशन इस्टेब्लिश करना चाहें तो आप देखिए पावर इक्वल टू होता क्या है? पावर इक्वल टू होता है एनर्जी पर यूनिट टाइम, मतलब 1 सेकेंड में जितनी एनर्जी इमिट होती है, कंज्यूम होती है, उसको हम पावर बोलते हैं। मान लीजिए यहाँ पर कि हर एक फोटोन की जो एनर्जी है वो स्मॉल ई हम नाम देते हैं, ये इसको हम ई डैश बता देते हैं। ई डैश का मतलब टोटल एनर्जी जो टी टाइम में इमिट हुआ है, उस एनर्जी को जब टाइम से डिवाइड करेंगे तो पर यूनिट टाइम में इमिटेड एनर्जी आपको मिल जाएगा, जिसको हम पावर बोलते हैं। तो मान लीजिए कि हर एक फोटोन की एनर्जी है ई, हर एक फोटोन की एनर्जी है ई, और इसका फार्मूला भी आपको पता है, ई इक्वल टू क्या होता है? एच न्यू। तो हर एक फोटोन की एनर्जी आपको पता है, और अगर हम ये मान लें कि टी टाइम में टोटल स्मॉल एन इतने फोटोन इमिट हुए हैं, अगर हम आपसे कहें कि टी टाइम में एन फोटोन इमिट हुए हैं और हर एक फोटोन की एनर्जी ई है, तो टोटल कितनी एनर्जी इमिट हुई है? टोटल एनर्जी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो टोटल एनर्जी इज इक्वल टू एक फोटोन की एनर्जी इंटू नंबर ऑफ फोटोन। टी टाइम में टोटल कितनी एनर्जी इमिट हुई है? तो एक फोटोन की एनर्जी और इंटू में नंबर ऑफ फोटोन, है ना। और यहां से आप देखिए अगर हम इस पूरे पार्ट को टी से डिवाइड कर दें, तो दैट मीन्स इसको टी से डिवाइड कर दें, तो ये जो पार्ट है ये क्या बन जाएगा? पावर के इक्वल। तो अगर हम आपसे ये कहें कितना पावर इमिट हुआ है, एनर्जी अगर आपसे पूछेंगे तो ई डैश हो जाएगा, दैट मीन्स एन इंटू ई। लेकिन अगर हम पावर आपसे पूछेंगे तो क्या बताएंगे? P इक्वल टू ई डैश अपान टी, यानी कि एन ई अपान में टी, जहां पर एन मतलब क्या? एन मतलब टोटल नंबर ऑफ फोटॉन्स इमिटेड इन टी सेकेंड या टी टाइम। टी टाइम में जितने भी टोटल नंबर ऑफ फोटॉन्स इमिट हुए हैं वो इन फोटॉन्स की ये संख्या है। अब यहाँ पर आप एक चीज़ और देखें कि ये जो एन अपान टी है, एन अपान टी को एक सिंबल लिखा जाता है कैपिटल एन। तो आप लिख सकते हैं कि इमिटेड पावर इज इक्वल टू कैपिटल एन और इनटू में ई, और इसी तरीके से ये फार्मूला बुक्स में मेंशन होता है, इसी तरीके से हम इसे यूज करते हैं। लेकिन ये चीज़ ध्यान रखते हैं बहुत कम लोग कि यहाँ पर एन का मतलब टोटल नंबर ऑफ फोटॉन्स नहीं, एन का मतलब नंबर ऑफ फोटॉन्स इन 1 सेकेंड या पर सेकेंड। 1 सेकेंड में जितने फोटॉन इमिट होते हैं ये उन फोटॉनों की संख्या है, ठीक है। तो इमिटेड एनर्जी और पावर के बीच का जो रिलेशन है और नंबर ऑफ फोटॉन के बीच में वो यही है कि P इक्वल टू एन इंटू ई, जहाँ पर एन है नंबर ऑफ फोटॉन्स इमिटेड इन 1 सेकेंड। तो आप ये वाली चीज़ को याद रखें और इस फार्मूले को याद रखें, और इसी के ऊपर बेस्ड ये 2 क्वेश्चन हैं जिनको हम सॉल्व करेंगे। तो 2 तरह के क्वेश्चंस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में सबसे इंपॉर्टेंट माने जाते हैं, जैसे कि जो लाइट इमिट हो रही है, इंसिडेंट हो रही है मेटेलिक सरफेस के ऊपर, वो लाइट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट करा पाएगी कि नहीं, इलेक्ट्रॉन्स को इमिट करा पाएगी कि नहीं। तो उसके लिए आप वर्क फंक्शन या फिर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कंपेयर कर लेते हैं, अगर उससे वो वैल्यू कम होती है तो वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की फिनोमेना नहीं करा पाती। दूसरा ये होता है कि किसी भी
ऐसे मोनोक्रोमेटिक सोर्स आपको दिया जाता है और उससे इमिटेड फोटोन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिनके लिए हम ये वाला फार्मूला यूज करते हैं। ठीक है, तो यहां पर आप देखिए सवाल में क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि अ मोनोक्रोमेटिक सोर्स इमिटिंग लाइट ऑफ वेवलेंथ 600 नैनोमीटर, मतलब ये जो सोर्स है इससे जो लाइट इमिट हो रही है उसका वेवलेंथ कितना है, 600 नैनोमीटर, दैट मीन्स 6000 एंगस्ट्रॉम हो जाएगा। अगर मीटर में कन्वर्ट करना चाहें तो 6000 इंटू 10⁻10 मीटर हो जाएगा। आगे कह रहे हैं कि ये जो ऑपरेट करता है ये लाइट सोर्स, वो 66 वाट पर ऑपरेट करता है। 66 वाट पर अगर ये ऑपरेट करता है, इसका मतलब ये इसको जो हम इलेक्ट्रिकल पावर सप्लाई दे रहे हैं वो है 66 वाट, और अगर हम इसको पावर 66 वाट दे रहे हैं तो 66 वाट इलेक्ट्रिकल एनर्जी जब ये लेगी, इलेक्ट्रिकल पावर जब ये लेगी तो उतने ही फोटोन को ये इमिट करेगी, उतने ही पावर वाले फोटॉन्स को ये इमिट करेगी। तो 66 वाट पर ये ऑपरेट करता है, इसका मतलब ये कि इसके अंदर से जो पावर इमिट होगा फोटोन के रूप में उसकी वैल्यू होगी 66 वाट। ठीक है ना, तो P की वैल्यू सीधे सीधे आप लिख सकते हैं 66 वाट। आपसे करें कैलकुलेट द नंबर ऑफ फोटॉन्स इन 2 मिनट, मतलब कि 66 वाट पावर को इमिट करने के लिए ये कितना मतलब 2 सेकेंड में इसको कितना, मतलब अगर हर सेकेंड वो इतने पावर को इमिट कर रही है तो 2 मिनट में कितने फोटोन को इमिट करेगी। तो 2 मिनट यानी कि टाइम आपको दे दिया गया है, टाइम t इक्वल टू 2 मिनट, सेकेंड में अगर इसको कन्वर्ट कर लें तो 2 इंटू 60 हो गया सेकेंड। ठीक है, अभी आप इसको रोक दीजिए, अभी सिर्फ आप इस बात को ध्यान रखें कि P इज इक्वल टू n इंटू में E, जहां पर n मतलब नंबर ऑफ फोटॉन्स इमिटेड इन 1 सेकेंड। तो अगर हम 1 सेकेंड में इमिट होने वाले फोटोन को कैलकुलेट कर लेंगे तो चाहे जितने सेकेंड में हमसे पूछा जाए उसको भी कैलकुलेट कर लेंगे। तो 1 सेकेंड में इमिट होने वाले फोटोन हैं, ये इमिट होने वाला टोटल पावर है और ये इमिट होने वाली टोटल एनर्जी है। यहाँ पर पावर आपको दिया है 66 वाट, इसकी यूनिट होती है, ये n हुआ, और E मतलब एनर्जी, और एनर्जी नहीं दे करके आपको वेवलेंथ दिया गया है, इमिटेड लाइट की वेवलेंथ दिया हुआ है, तो आप एनर्जी तो निकाल ही सकते हैं h न्यू से या फिर hc/λ से, है ना। तो यहां से आप लिख सकते हैं सीधे सीधे hc/λ। आप वैल्यू पुट करें n इंटू hc, अब ये सबकी वैल्यू पुट कर लीजिए, 6.6 इंटू 10⁻34 इंटू c की वैल्यू 3 इंटू 10⁸ और डिवाइडेड बाई लैम्डा यानी कि वेवलेंथ। और यहाँ पर वेवलेंथ हम किस में रखेंगे, सारा कुछ हम MKS सिस्टम में कर रहे हैं तो इसको भी हमको मीटर में रखना पड़ेगा। ये आ जाएगा 6 इंटू 10⁻7। ठीक है, और -7 और ये 10 है तो कुल मिला के ये क्या बन जाएगा, 10⁻6। सॉल्व कर लीजिए, देखिए क्या आ जाएगा, ये 6.6 है और ये 66 है, तो इससे इसको डिवाइड करेंगे, यहाँ पर 10 आ जाएगा, ये ऊपर जाएगा, ऊपर जाके 8 और 6 कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा, और ये 3 इंटू 10⁻14 पूरा इधर आकर के डिवाइड हो जाएगा, साथ में ये भी है। तो ध्यान रखिए कुल मिला के क्या मिलेगा, n इक्वल टू 10 और इंटू में नहीं अपान में ही ये सारी वैल्यू आ जाएगी, कितनी, 3 इंटू 10 टू पावर ये कितना हुआ था 14 और इंटू में 10 के पावर -34, तो कितना हो गया 10/3 इंटू 10 टू पावर 14 और -34 यानी कि -20 हो जाएगा। -20 ऊपर जाके क्या हो जाएगा, +20 हो जाएगा, यानी ये मिल गया आपको 10/3 इंटू 10 पावर 20। ठीक है, इतने फोटॉन्स इमिट होंगे 1 सेकेंड में। ये जिस लाइट सोर्स की बात हो रही है उससे 1 सेकेंड में इतने फोटॉन इमिट होंगे। आपसे पूछा गया कितने टाइम में, 2 मिनट में, 2 मिनट का मतलब 2 इंटू 60 सेकेंड में, तो 2 इंटू 60 सेकेंड में कितने फोटॉन इमिट होंगे, तो टोटल नंबर ऑफ फोटॉन इन 2 मिनट इज इक्वल टू नंबर ऑफ फोटॉन इन 1 सेकेंड इंटू नंबर ऑफ सेकेंड कितने, 2 इंटू 60। ठीक है, अब इसकी वैल्यू पुट कर दीजिए और इसको सॉल्व कर लीजिए, तो 10/3 इंटू 10 पावर में 20 इंटू में 6 इंटू 2 यानी कि 12 और ये 0। ठीक है, ये मल्टीप्लाई कर डिवाइड कर दीजिए, ये आ गया कितना 4 और ये 0, कितना मिल जाएगा यहाँ से 4 इंटू 10 पावर 0 और 0 यानी कि 10 पावर 22। ठीक है ना, समझ गए प्रोसेस को आप। ध्यान रखें कि जो आपको ये दिया जाता है कि इतने पावर पर ये बल्ब या ये लाइट सोर्स ऑपरेट कर रहा है, तो जितना पावर आप उसको देते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, जितना आप उसको देते हैं उतना ही उसको इमिट करना है ना। इलेक्ट्रिकल एनर्जी के फॉर्म में आप उसको दे रहे हैं और वो फोटोन या लाइट एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट करके आगे इमिट कर रहा होगा।
तो जो फोटोन इमिट होंगे उनका भी पावर उतना ही होगा जितने पावर पर ये आपका लाइट सोर्स ऑपरेट कर रहा है। तो आपको यही फार्मूला याद रखना है, P इक्वल टू एन ई, और जहां पर n क्या है, कैपिटल N क्या है, तो कैपिटल N इज इक्वल टू n अपॉन टी। ये 1 सेकेंड में इमिट होने वाला फोटोन है, ये पूरा t टाइम में इमिट होने वाला फोटोन है। चलिए इसको नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 भी इसी टाइप का है और इसको भी मैं सॉल्व करके आपको बताता हूं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, अ मोनोक्रोमैटिक सोर्स ऑफ लाइट ऑपरेटिंग एट 200 वॉट emits 4 into 10 power 20 photons per second. The wavelength of light is, इसमें क्या था, वेवलेंथ गिवन था और आपसे पूछा गया नंबर ऑफ फोटॉन्स इन 2 मिनट। यहां पर नंबर ऑफ फोटोन इन 1 सेकेंड दिया हुआ है और आपसे कह रहा है कि वेवलेंथ बताइए, जो लाइट इमिट हो रही है उस लाइट का वेवलेंथ बताइए। ठीक है, तो लैम्डा की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। इस बार फार्मूला वही यूज करना है, P इक्वल टू एन इंटू ई, P इक्वल टू एन इंटू ई। देखिए ये दिया हुआ है नंबर ऑफ फोटोन इन पर सेकेंड, तो 1 सेकेंड में जो फोटोन इमिट होंगे उसी को हम कैपिटल N से रिप्रेजेंट करते हैं, 4 इंटू 10 पावर 20 फोटॉन्स पर सेकेंड। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है और पावर भी दिया हुआ है, कितना है 200 वॉट। आपसे वेवलेंथ पूछा जा रहा है तो वेवलेंथ तो डायरेक्ट नहीं मिलेगा, बट एनर्जी के बेसिस पर आप Hc अपॉन लैम्डा से वेवलेंथ निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर आपको एनर्जी मिल जाए तो आप वेवलेंथ निकाल सकते हैं। तो ये फार्मूला यूज करें, P इक्वल टू एन इंटू ई, और P की वैल्यू 200 वॉट, N मतलब नंबर ऑफ फोटोन इन 1 सेकेंड, दैट इज 4 इंटू 10 पावर 20 इंटू ई। यहाँ से E की वैल्यू कितनी आ जाएगी, डिवाइड कर दीजिए 200 अपान में 4 इंटू 10 पावर 20, ये कितना हो जाएगा 50, यानी कि 5 इंटू 10 पावर, ये ऊपर जाके -20 और इसका एक जीरो मिला करके कितना हो जाएगा -19। तो 5 इंटू 10 पावर -19 ये किस में आएगा, जूल में आएगा। तो अगर आपको एनर्जी मिल गई तो वेवलेंथ तो निकाल ही लेंगे। फार्मूला आपके पास है E इक्वल टू Hc अपान लैम्डा, और यहाँ पर देखिए ये जूल है, तो यहाँ पर हम वो वाला फार्मूला डायरेक्ट नहीं यूज़ कर पाएंगे 1 2 3 7 5। वो तब फार्मूला यूज होता है जब एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में रहती है, या तो आप इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में पहले कन्वर्ट करें। ठीक है, तो आप चाहे जैसे कर लीजिएगा। लैम्डा इज इक्वल टू कितना हो गया, Hc अपान में E। Hc की वैल्यू ये 6.6 में रख देता हूँ, चलिए 34 और इंटू में C यानी 3 इंटू 10 टू पावर 8 और डिवाइडेड बाई, यहाँ पर वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये वैल्यू आ जाएगी 5 इंटू 10 पावर -19। इसको पूरा सॉल्व कर लीजिए, आपको लैम्डा यानी वेवलेंथ की वैल्यू मिल जाएगी, लेकिन किस में मिलेगी, मीटर में, और उसको बाद में आप 10 पावर -10 से डिवाइड कर दीजिएगा, तो ये आंसर किस में आ जाएगा, एंगस्ट्रॉम में। ठीक है ना, प्रोसेस आप समझ गए हैं। तो नंबर ऑफ फोटॉन्स इमिटेड इन 1 सेकेंड, ये ऑपरेटिंग पावर है या इमिटेड पावर भी कह सकते हैं। ये पावर आपको गिवन है, वेवलेंथ पूछा जा रहा है, तो और एनर्जी और वेवलेंथ के बीच का ये रिलेशन है। ठीक, तो ये कैलकुलेशन आपके लिए है, आप इसको कर लीजिएगा और कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा कितना आंसर आया है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 में ये ग्राफ दिया हुआ है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के कंडीशन में जो फोटो करंट मिलता है आपको और जो एनोड पोटेंशियल है उसके बीच का ये ग्राफ है। और एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन में हमने ये ग्राफ डिस्कस भी किया है, बट हमने जब ग्राफ डिस्कस किया था तो वो फ्रीक्वेंसी के टर्म में डिस्कस किया था, यहाँ पर वेवलेंथ के टर्म में दिया हुआ है और आपको बताना है कि इन दोनों वेवलेंथ के बीच का क्या रिलेशन होगा। ये 4 रिलेशन यहाँ पर दिया हुआ है। तो कह रहे हैं बताइए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की फिनोमेनन में फोटो करंट और एनोड पोटेंशियल के बीच का अगर ऐसा ग्राफ मिले दो अलग अलग वेवलेंथ के लिए, तो इन दोनों वेवलेंथ के बीच में क्या रिलेशन है। सिंपल सा क्वेश्चन है, अगर आपको प्रॉपर्टी पता है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के केस में एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन का जो ग्राफ मिला था, अगर वो आपको पता है तो इसका क्वेश्चन का जवाब आप बहुत जल्दी दे पाएंगे, नहीं तो थोड़ा मुश्किल होगा आपके लिए। तो आपने ग्राफ में देखा था कि फोटो करंट और एनोड पोटेंशियल के बीच जब हमने ग्राफ खींचा था तो सेम नेचर था, लेकिन हमने यहाँ पर फ्रीक्वेंसी न्यू2 दिखाया था और यहाँ पर फ्रीक्वेंसी न्यू1 दिखाया था, और हमने कहा था न्यू2 इज ग्रेटर देन न्यू1। इसका मतलब जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी की लाइट इंसिडेंट करेंगे आप कैथोड के ऊपर, उनके इलेक्ट्रॉनों की एनर्जी इतनी ज़्यादा होगी कि उनको रोकने के लिए उतना ज़्यादा नेगेटिव स्टॉपिंग पोटेंशियल अप्लाई करना पड़ेगा एनोड पर। ये क्या है, स्टॉपिंग पोटेंशियल है। तो ज़्यादा फ्रीक्वेंसी वाली जो मतलब ज़्यादा फ्रीक्वेंसी की लाइट जब इंसिडेंट कर रहे थे तब जो इलेक्ट्रॉन इमिट हो रहे थे उनको रोकने के लिए ज़्यादा बड़ा मैग्नीट्यूड का स्टॉपिंग पोटेंशियल चाहिए। कम फ्रीक्वेंसी से जो इलेक्ट्रॉन निकलती हैं उनकी एनर्जी कम थी और उनको रोकने के लिए कम स्टॉपिंग पोटेंशियल अप्लाई करना पड़ेगा। तो सेम ग्राफ है यहाँ पर, बस उसी के करस्पॉन्डिंग वेवलेंथ को शो कर दिया गया है। तो अगर ये ग्राफ जो मिला था फ्रीक्वेंसी के लिए अगर हम देखें तो न्यू2 इज ग्रेटर देन न्यू1, और आपको पता है न्यू प्रोपोर्शनल टू
1 अपान लैम्डा। फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के बीच का रिलेशन आपको पता ही है, बिल्कुल इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो जिनकी फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम उसका वेवलेंथ मिनिमम। तो अगर यहाँ पर ν2 इज ग्रेटर देन ν1 है तो इसका मतलब इसके करस्पॉन्डिंग जो वेवलेंथ होगा वो इसके करस्पॉन्डिंग, ये फ्रीक्वेंसी कम है तो इसका वेवलेंथ ज़्यादा होगा, इस वेवलेंथ से क्या होगा, कम। ठीक है, तो ये सीधे सीधे एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का जो ग्राफ है उसी से रिलेटेड ये सवाल है, सिर्फ फ्रीक्वेंसी की जगह पर वेवलेंथ के टर्म में बोला गया। तो न्यू प्रोपोर्शनल टू 1 अपान लैम्डा, जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा उसका वेवलेंथ कम। तो अगर ν2 ज़्यादा है ν1 से तो इसका वेवलेंथ इसकी वेवलेंथ से कम होगा, तो λ2 लेस देन λ1, यानी कि ये ऑप्शन नंबर जो 4 है वो करेक्ट हो जाएगा। λ2 जो है वो λ1 से कम होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 थोड़ा सा कंसेप्चुअल है, सॉल्व करने की जरूरत नहीं है इसको। When photon of energy h nu falls on a metallic surface having work function h nu naught, then kinetic energy of all the emitted electron is h nu minus h nu naught. Kinetic energy of fastest emitted electron is h nu minus h nu naught. Kinetic energy of all the electron is h nu and kinetic energy of all the emitted electron is h nu naught. यानी जो इलेक्ट्रॉन इमिट होंगे उनकी काइनेटिक एनर्जी के लिए कौन सा एक्सप्रेशन इसमें सही है। तो आपने देखा था आइंस्टीन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन के अकॉर्डिंग एच न्यू इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस के मैक्स, और यहां पर हमने रख दिया था वर्क फंक्शन की जगह पर एच न्यू नॉट प्लस के मैक्स। तो यहां से आ गया था के मैक्स इज इक्वल टू एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट। इसका मतलब मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाला जो इलेक्ट्रॉन है उसकी एनर्जी का ये एक्सप्रेशन होता है एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट। तो इसमें कह रहे हैं कि जब इलेक्ट्रॉन इमिट होगा तो किस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी का ये एक्सप्रेशन होगा, या किसी भी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी का एक्सप्रेशन क्या हो सकता है। तो इन्होंने अलग अलग दिया हुआ कि हर एक इलेक्ट्रॉन की एनर्जी, तो आपको हमने बताया था कि हर एक इलेक्ट्रॉन की एनर्जी सेम होती नहीं है, कुछ एक इलेक्ट्रॉन की स्पीड कम होती है, कुछ की ज़्यादा होती है। तो जिसकी स्पीड ज़्यादा होती है उसकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है। तो कुछ एक इलेक्ट्रॉन उसमें ऐसे भी होते हैं जिनकी एनर्जी मैक्सिमम होती है क्योंकि उनकी स्पीड मैक्सिमम होती है। तो सबकी एनर्जी या सबकी स्पीड सेम नहीं होती। जो कैथोड से इलेक्ट्रॉन इमिट होते हैं वो 0 से लेकर v मैक्सिमम के बीच सबकी वेलोसिटी लाई करती है, यानी एनर्जी जो है वो 0 से लेकर e मैक्सिमम के बीच में या k मैक्सिमम के बीच में लाई करती है। लेकिन मैक्सिमम वाला जो इलेक्ट्रॉन है, मैक्सिमम एनर्जी वाला, उसकी एनर्जी का ये एक्सप्रेशन होता है। बाकी जो इससे कम वाले होंगे उनकी वैल्यू भी इससे कम होगी। तो इसका जो ऑप्शन नंबर 2 है, आप देखिए काइनेटिक एनर्जी ऑफ फास्टेस्ट इमिटेड इलेक्ट्रॉन इज एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट। यानी ये जो एनर्जी का फार्मूला है ये फास्टेस्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन के लिए है, बाकी के लिए कोई एग्जैक्ट फार्मूला हमें पता नहीं है क्योंकि आइंस्टीन का फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन के लिए ही अप्लीकेबल होता है। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए क्वेश्चन नंबर 8। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया हुआ है द हाफ लाइफ पीरियड ऑफ पोलोनियम 84-210 इज 140 डेज। इन हाउ मेनी डेज 1 ग्राम ऑफ दिस पोलोनियम आइसोटोप इज रिड्यूस टू 1 ग्राम टू 0.25 ग्राम। यानी आपको ये बताना है कि एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है और उसका हाफ लाइफ पीरियड 140 डेज है, मतलब 140 डे में वो अपने इनिशियल अमाउंट का आधा डिके हो जाता है। तो बताना है कि अगर वो 1 ग्राम इनिशियल अमाउंट है तो 1 ग्राम से 0.25 ग्राम होने में, यानी कि 0.75 ग्राम के डिके होने में कितना टाइम लगेगा। तो फार्मूला आपको पता है, हाफ लाइफ पीरियड और इनिशियल अमाउंट और बचे हुए अमाउंट के लिए n इक्वल टू n नॉट 1/2 पावर n, जहाँ पर ये जो पावर में n है इसका मतलब है नंबर ऑफ हाफ लाइफ पीरियड, और नंबर ऑफ हाफ लाइफ पीरियड निकालने के लिए क्या करेंगे, फार्मूला यहाँ पर यूज करेंगे टोटल टाइम इज इक्वल टू हाफ लाइफ पीरियड इनटू नंबर ऑफ हाफ लाइफ पीरियड। जैसे किसी का हाफ लाइफ पीरियड 2 साल है और अगर 8 साल का समय बीत गया दैट मीन्स 4 हाफ लाइफ पीरियड बीत गए। ठीक है, तो ये जो है नंबर ऑफ हाफ लाइफ पीरियड है, ये हाफ लाइफ पीरियड है, और जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल टाइम मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर इनिशियल अमाउंट आपको दिया हुआ है 1 ग्राम, और लास्ट में जो बच रहा है अमाउंट वो कितना है 0.25 ग्राम। तो यहाँ पर लिख दीजिए 0.25 ग्राम इज इक्वल टू 1/2 पावर n।
सॉल्व करना है इसको, तो 0.25 को आप क्या लिख सकते हैं, 25/100 इज इक्वल टू 1/2 पावर n, और इसको 1/4 करेंगे, 1/2 का होल स्क्वायर बनेगा, कंपेयर करेंगे, n की वैल्यू आ जाएगी 2, n की वैल्यू 2 आ गई, यहाँ पर आप रख दीजिए 2 × और ये कितना है, हाफ लाइफ 140 डेज, कितना हो जाएगा 280 डेज, मतलब 280 दिन में वो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस जिसका इनिशियल अमाउंट 1 ग्राम है वो कितना बचेगा, 0.25 ग्राम। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट फार्मूले में से है, ये बहुत ही आसान है बट इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल्स ढेर सारे इसके ऊपर आ चुके हैं एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, ड्यूरिंग अ बीटा माइनस डीके, ड्यूरिंग अ बीटा माइनस डीके, बीटा माइनस जब डीके होता है तो उस टाइम क्या होता है। अब ऑप्शन क्या दिया है कि एन इलेक्ट्रॉन इज इजेक्टेड, एक इलेक्ट्रॉन निकलता है, बीटा माइनस मतलब इलेक्ट्रॉन ही होता है, एन इलेक्ट्रॉन विच इज ऑलरेडी प्रेजेंट इन न्यूक्लियस इज इजेक्टेड, एक इलेक्ट्रॉन जो पहले से ही न्यूक्लियस में प्रेजेंट है वही निकलता है। ये कह रहा है कि नहीं, अ न्यूट्रॉन इनसाइड न्यूक्लियस डिकेज इमिटिंग एन इलेक्ट्रॉन, एक न्यूट्रॉन क्या करता है, वो डिके होता है, ब्रेक होता है और उस दौरान एक इलेक्ट्रॉन इमिट होता है। ये कह रहे नहीं, प्रोटॉन डिके होता है और उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन इमिट होता है। हमने आपको बताया था बीटा डिके के लिए 2 तरह के बीटा पार्टिकल्स होते हैं, 2 तरह के बीटा पार्टिकल्स होते हैं, एक बीटा माइनस होता है और एक बीटा प्लस होता है। बीटा पार्टिकल की बात करें तो बीटा पार्टिकल 2 होते हैं, एक होता है बीटा माइनस और एक होता है बीटा प्लस, और इसका सिंबल क्या है, इसका सिंबल है -1 बीटा 0, इसका सिंबल है +1 बीटा 0। इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन और इसको हम बोलते हैं पॉजिट्रॉन, यानी ये क्या है, पॉजिट्रॉन, और ये है इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल है ये पॉजिट्रॉन। दोनों के दोनों पार्टिकल को हम बीटा पार्टिकल बोलते हैं, बट जब कुछ भी नहीं बोला जाता है, इस ऐसे केस में आपको बीटा माइनस को अंडरस्टूड कर लेना है। तो बीटा माइनस पार्टिकल जब डिके होता है तो एक्चुअली में इस टाइम हो ये रहा होता है कि न्यूक्लियस के अंदर एक न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट हो रहा होता है, और जब एक न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट होता है उसी दौरान ये बीटा माइनस निकलता है, और जब बीटा माइनस निकलता है तो साथ में एंटी न्यूट्रिनो निकलता है। ये याद करने के लिए भी मैं आपको बता देता हूं कि कैसे याद करेंगे। देखिए, जब बीटा माइनस डीके होता है, यहाँ पर माइनस है ना, तो आप ये न्यूट्रिनो का, इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो का सिंबल है, तो एंटी न्यूट्रिनो के लिए यहाँ पर बार लग जाएगा, तो ये आप याद कर सकते हैं, यहाँ पर माइनस तो यहाँ पर भी माइनस। तो जब बीटा माइनस डीके होता है, यानी जब इलेक्ट्रॉन इमिट होता है, तो ऐसे केस में एक न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट हो रहा होता है, उसी दौरान ये इलेक्ट्रॉन या बीटा माइनस क्रिएट होता है। न्यूक्लियस के अंदर इलेक्ट्रॉन या बीटा माइनस पार्टिकल प्रेजेंट नहीं होते। जब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन स्टेबिलिटी के लिए रिक्वायर्ड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन से ज़्यादा हो जाता है, तो ऐसे में वो न्यूक्लियस क्या करता है, अपने एक न्यूट्रॉन को प्रोटॉन में कन्वर्ट करता है बाई इमिटिंग अ बीटा माइनस पार्टिकल। बिल्कुल ऐसे ही जब नंबर ऑफ प्रोटॉन रिक्वायरमेंट से ज़्यादा हो जाती है, स्टेबिलिटी के लिए जितना प्रोटॉन चाहिए उससे ज़्यादा प्रोटॉन हो जाते हैं, तो वो प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होता है बाई इमिटिंग अ बीटा प्लस पार्टिकल। ठीक है, और इसके साथ में क्या निकलता है, एक न्यूट्रिनो। ये जब प्लस में तो आप कह सकते हैं ये भी प्लस है, और जब ये माइनस में तो ये कह सकते हैं ये भी माइनस में है। ये प्लस या माइनस यहाँ नहीं है, इसको हम बोलते हैं न्यूट्रिनो, इसको बोलते हैं एंटी न्यूट्रिनो। ठीक है, ये बीटा माइनस पार्टिकल और ये बीटा प्लस। तो ये चीज़ आप ध्यान रखें कि जब कुछ नहीं बोला गया है दैट मीन्स बीटा माइनस होगा। और इस क्वेश्चन में कह रहे हैं बीटा माइनस डीके जब होता है तो क्या हो रहा होता है, तो बीटा माइनस जब डीके होता है तो एक न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट होता है, उसी दौरान ये बीटा माइनस डीके होता है और साथ में एंटी न्यूट्रिनो भी बनता है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अ न्यूट्रॉन इनसाइड न्यूक्लियस डिकेज इमिटिंग एन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगर यहाँ पर बीटा माइनस की जगह पर बीटा प्लस बोले होते तो ऑप्शन नंबर जो डी है वो करेक्ट हो जाता। ये दोनों ऑप्शन कभी भी करेक्ट नहीं है। ठीक है ना, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। फॉर स्टेबल न्यूक्लियाई, स्टेबल न्यूक्लियाई के लिए इसमें से कौन सा रिलेशन सही है, जहाँ पर एन का मतलब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है और जेड का मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन है। तो स्टेबल न्यूक्लियाई की अगर हम बात करें तो हमने स्टेबिलिटी बेल्ट कल डिस्कस किया था कि जो भी न्यूक्लियाई स्टेबिलिटी बेल्ट पर लाई करते हैं वो स्टेबल होते हैं, और जो उसके ऊपर लाई नहीं करते वो स्टेबल नहीं होते। तो स्टेबिलिटी बेल्ट में आपने देखा फॉर एन लेस आर इक्वल टू 20, फॉर जेड लेस आर इक्वल टू 20, मतलब जिनका एटॉमिक नंबर 20 या 20 से कम है उनकी स्टेबिलिटी के लिए क्या जरूरी था कि एन और पी का रेशियो लगभग 1 के इक्वल। लेकिन z ग्रेटर देन 20 के लिए स्टेबिलिटी गेन करने के लिए क्या चाहिए था, n का रेशियो, n और p का रेशियो लगभग किसके आसपास जाता है, 1.5 या फिर 1.6। ठीक है, ये मैक्सिमम वैल्यू है, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए।
तो स्टेबिलिटी के लिए अगर इस रेंज में देखें तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन एक दूसरे के लगभग इक्वल होने चाहिए, लेकिन इस रेंज में देखें तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन से ज़्यादा हो जाता है। तो आप कह सकते हैं कि अगर हम इन दोनों को समराइज करें तो स्टेबिलिटी के लिए नंबर ऑफ न्यूट्रॉन या तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बराबर हो या फिर उससे ज़्यादा होना चाहिए। ये ज़्यादा होगा तभी तो ये रेशियो ऐसा आएगा ग्रेटर देन 1। तो प्रोटॉन की जगह पर हम एटॉमिक नंबर यूज़ कर सकते हैं, तो n ग्रेटर आर इक्वल टू z। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन या एटॉमिक नंबर के इक्वल या उससे ज़्यादा होते हैं तो वो स्टेबिलिटी के इन दोनों में से किसी न किसी एक कंडीशन को सेटिस्फाई कर सकते हैं। तो ये ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। तो क्वेश्चन नंबर 12 में दिया हुआ है कि हाफ लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस इज x टाइम्स इट्स मीन लाइफ, द वैल्यू ऑफ x इज। रेडियो एक्टिव सब्सटेंस का जो हाफ लाइफ है वो इसके मीन लाइफ का x टाइम्स है। तो हाफ लाइफ को हम t हाफ से एक्सप्रेस करते हैं। हाफ लाइफ मीन लाइफ यानी कि टाउ का x टाइम्स है। तो ये कंडीशन क्वेश्चन में दिया हुआ है, आपको बताना है कि इस x की वैल्यू क्या होगी। तो देखिए हाफ लाइफ और मीन लाइफ के बीच में जो रिलेशन होता है वो इस तरह से होता है, टाउ इज इक्वल टू 1.44 टी हाफ। और ये रिलेशन जब आप डेवलप कर रहे थे, जब हमने लास्ट लेक्चर में इसको डिस्कस किया था, तो आपने देखा था कि हमने कहा टाउ इक्वल टू 1/लैम्डा होता है ना। मीन लाइफ इज इक्वल टू 1/डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट और हाफ लाइफ इक्वल टू कितना 0.693/लैम्डा। और यहाँ से हमने 1/लैम्डा की वैल्यू निकाली थी, तो 1/लैम्डा कितना आ गया था 1/0.693 और इनटू में कितना टी हाफ। और यही 1/लैम्डा हमारे लिए क्या था, 1/लैम्डा हमारे लिए टाउ भी था। और इसी 1/0.693 को सॉल्व करते हैं तो इसी की जगह पर ये वैल्यू आती है कितनी 1.44। तो ध्यान रखें इस कैलकुलेशन को आप। तो ये क्वेश्चन जल्दी से, क्योंकि आंसर भी उसी फॉर्म में दिया हुआ है ना, तो आपको जल्दी से कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगा, सीधा आंसर मिल जाएगा। तो इस कंडीशन को हम कहीं पर भी अप्लाई कर सकते हैं। टी हाफ इक्वल टू एक्स इंटू टाउ के बराबर। हमको एक्स की वैल्यू चाहिए, तो टाउ की जगह पर आप लिखिए एक्स इंटू टाउ की जगह पर कितना 1.44, टाउ इक्वल टू 1.44 टी हाफ। टी हाफ से ये टी हाफ कैंसिल होगा, तो एक्स इक्वल टू कितना 1/1.44 और 1.44 किसके इक्विवेलेंट है, देखिए आप 1.44 इज इक्विवेलेंट टू 1/693। तो इसका हम रेसिप्रोकल अगर लें तो ये 1/1.44 किसके इक्वल हो जाएगा 0.693 के इक्वल। तो इसका मतलब ये हो गया 0.693। तो आपको कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगा और इसका आंसर मिल जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगर आपको ये नहीं पता है, आप सीधे कोई रिलेशन यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पर 1.44 आपको इस तरह से मिल जाता है, तो फिर आप इसको डिवाइड करेंगे तब भी आपको ये आंसर मिल जाएगा, बट थोड़ा टाइम टेकिंग हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 आप देखिए कि इसमें इस तरह से दिया हुआ है कि एक पेरेंट न्यूक्लियाई है X और इसमें से कोई एक रेडियो एक्टिव यहाँ से पार्टिकल डिके होता है और ये कन्वर्ट हो जाता है Y में। फिर इस Y में से भी कुछ डिके होता है, लेकिन ये चेंज होके फिर से Y ही रहता है। मतलब देखिए एटॉमिक नंबर मास नंबर में यहाँ कोई चेंज नहीं हो रहा है, लेकिन यहाँ कोई पार्टिकल डिके हो रहा है। यहाँ पर कोई पार्टिकल डिके हो रहा है जिसकी वजह से एटॉमिक नंबर में 2 और मास नंबर में 4 की कमी। यहाँ पर भी कोई पार्टिकल डिके हो रहा है जिसमें एटॉमिक नंबर में कोई चेंज नहीं, लेकिन मास नंबर में कोई चेंज नहीं, लेकिन एटॉमिक नंबर आप देखिए, एटॉमिक नंबर क्या हो गया 1 बढ़ गया। ये Z-2 है और ये Z-1, 1 का इंक्रीमेंट हो गया। तो एटॉमिक नंबर में जब 2 की कमी हो, मास नंबर में 4 की कमी हो, इसका मतलब अल्फा पार्टिकल यानी 2He4 का डिके हुआ होगा। और यहाँ कोई भी चेंज नहीं हो रहा है लेकिन पार्टिकल डिके हो रहा है, तो ऐसा कौन सा पार्टिकल है, 3 पार्टिकल अल्फा बीटा गामा। गामा पार्टिकल क्या होता है, एक्साइटेड जो न्यूक्लियाई होते हैं उसमें से गामा पार्टिकल का जब डिके होता है तो फिर वो ग्राउंड स्टेट में आ जाते हैं। तो यानी इसका यहाँ पर अगर कोई भी चेंज नहीं हुआ है तो गामा डिके हुआ है। यहाँ पर आप देखिए एटॉमिक मास नंबर में कोई चेंज नहीं, लेकिन एटॉमिक नंबर 1 बढ़ गया। एटॉमिक नंबर 1 बढ़ गया, इसका मतलब कौन से पार्टिकल का डिके हुआ होगा, बीटा पार्टिकल का। और वो भी कौन सा बीटा, -1 वाला बीटा, यानी कि बीटा माइनस। अगर बीटा प्लस का डिके हुआ होता, इसमें से अगर एक बीटा प्लस निकल जाता तो इसका एटॉमिक नंबर 1 बढ़ने की बजाय 1 घट जाता। तो ये सारी बातें हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस करी हैं। टॉपिक का नाम था सोडी-फजान्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। तो उसके अकॉर्डिंग आपने देखा कि अल्फा बीटा या गामा डिके होने पर क्या चेंजेस होते हैं। तो इस सीक्वेंस के अकॉर्डिंग इस इक्वेशन के लिए जो डिके सीक्वेंस ऑफ डिके होगा वो क्या होगा, यानी यहाँ पहली बार अल्फा पार्टिकल डिके हुआ, फिर उसके बाद गामा और तीसरी पोजीशन पर बीटा यानी बीटा माइनस। तो यहाँ पर ऑप्शन सीक्वेंस क्या हो जाएगा, अल्फा गामा बीटा। अल्फा गामा बीटा यानी कि
ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए नोट कर लीजिए। अब 2-4 क्वेश्चन और कराते हैं आपको, इसके बाद आपका होमवर्क देते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 में दिया हुआ है द हाफ लाइफ ऑफ रेडियम इज 1600 ईयर्स, द फ्रैक्शन ऑफ अ सैंपल ऑफ रेडियम दैट वुड रिमेन आफ्टर 6400 ईयर्स विल बी। मतलब रेडियम का हाफ लाइफ दिया हुआ है और कह रहे हैं कि इतने टाइम के बाद कितना फ्रैक्शन बचेगा, इनिशियल के रिस्पेक्ट में कितना फ्रैक्शन बच जाएगा। तो आप फार्मूला पहले देखिए, n इक्वल टू एन नॉट 1/2 पावर n, जहां पर n मतलब नंबर ऑफ हाफ लाइफ पीरियड, टोटल टाइम इज इक्वल टू नंबर ऑफ हाफ लाइफ पीरियड इनटू हाफ लाइफ पीरियड। हाफ लाइफ पीरियड दिया है, टोटल टाइम भी दिया हुआ है 6400, n इंटू हाफ लाइफ कितना है 1600, कितना आ जाएगा n की वैल्यू 4। मतलब 4 हाफ लाइफ के बाद उस जो भी रेडियम आपको सैंपल दिया गया है उसका कितना फ्रैक्शन बच जाएगा। तो 4 हाफ लाइफ के बाद कितना सैंपल बच जाएगा, n इज इक्वल टू एन नॉट और 1/2 और n का यहाँ पर वैल्यू कितना हो जाएगा 4। तो यानी n नॉट इंटू 1/2 पावर 4 यानी 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 यानी 4 बार 2 से मल्टीप्लाई यानी 4 इंटू 4 यानी 16, यानी आप कह सकते हैं n इक्वल टू एन नॉट अपॉन 16, या कह सकते हैं n इक्वल टू n अपान एन नॉट इज इक्वल टू 1/16। यानी जो अमाउंट बच जाएगा इनिशियल अमाउंट के रिस्पेक्ट में, दैट मीन्स फ्रैक्शन कितना बच जाएगा, तो वो हो जाएगा 1/16। कई बार परसेंटेज में पूछता है कितना परसेंट बच जाएगा, तो इसी को परसेंटेज में कैलकुलेट करने के लिए दोनों साइड 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये परसेंट में आपको मिल जाएगा रिमेनिंग अमाउंट। ठीक है, अच्छा कई बार ऐसा होता है, ये पूछा जाता है कितना डिके हो जाएगा। ध्यान रखिए यहाँ पर जो n हमको मिल रहा है वो बचा हुआ अमाउंट है, इतने हाफ लाइफ के बाद ये बचा हुआ अमाउंट है। कई बार आपसे ये पूछता है कितना डिके हुआ, तो इनिशियल अमाउंट तो आपको पता ही है, और इनिशियल अमाउंट में से ये बचा हुआ अमाउंट जो है उसको अगर आप माइनस कर देते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि कितना अमाउंट डिके हुआ है। ठीक है, तो ये जो कैलकुलेशन यहाँ हम करते हैं 2-3 तरह से ये चीज़ें पूछी जाती हैं। कितना बच जाएगा वो तो डायरेक्ट आपको मिल जाएगा। अगर आपसे पूछते हैं कितना डिके हुआ है, तो इनिशियल अमाउंट में से बचे हुए अमाउंट को माइनस कर लीजिए। अगर आपसे पूछते हैं कि जो बचा हुआ अमाउंट है वो कितना फ्रैक्शन बच जाएगा, परसेंटेज में बताइए कितना परसेंट अमाउंट बच जाएगा इनिशियल के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ पर आपको 100 से मल्टीप्लाई करना है। तो इन्होंने यहाँ पर सिर्फ फ्रैक्शन में ही पूछा था, तो 1/16 इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, किसी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस का T1 टाइम पर एक्टिविटी यानी रेट ऑफ डीके R1 है और T2 टाइम पर रेट ऑफ डीके R2 है, और जो T2 है वो T1 से ज़्यादा है। दैट मीन्स ये बाद वाली कंडीशन है और ये पहले वाली कंडीशन है। आपको बताना है कि एवरेज लाइफ का एक्सप्रेशन इन चारों में से कौन सा है। एवरेज लाइफ का एक्सप्रेशन इन चारों में से कौन सा है। तो देखिए फार्मूला आपने बताया था आपको, ये वाला, ये रेडियो एक्टिव डीके लॉ के अकॉर्डिंग n इक्वल टू एन नॉट, सॉरी ये नहीं था, रेडियो एक्टिव डीके लॉ के अकॉर्डिंग n इक्वल टू एन नॉट ई पावर माइनस लैम्डा टी। फिर हमने कहा था कि यही फार्मूले को आप अगर आप रेट ऑफ डीके के फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो ये हो जाएगा r इक्वल टू आर नॉट ई पावर माइनस लैम्डा टी। तो दो अलग अलग टाइम पर रेट दिया हुआ है, T1 टाइम पर R1 है और T2 टाइम पर R2 है, और R1 और R2 का रेशियो, सॉरी नहीं, एवरेज लाइफ इन्होंने पूछा हुआ है। तो पहले हम क्या करेंगे, लिखिए R1 इज इक्वल टू आर नॉट ई पावर माइनस लैम्डा T1, और इसी तरीके से हम लिख सकते हैं R2 इज इक्वल टू आर नॉट ई पावर माइनस लैम्डा T2। आपसे पूछा जा रहा है कि एवरेज लाइफ क्या है, तो एवरेज लाइफ का फार्मूला पहले आप देखिए, एवरेज लाइफ टाउ इज इक्वल टू 1/λ होता है। तो एवरेज लाइफ का एक्सप्रेशन आपको तब मिलेगा जब आपको 1/λ मिलेगा, और 1/λ आप इन्हीं एक्सप्रेशन से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो एक काम कर सकते हैं यहाँ पर हम लोग कि डिवाइड अगर कर दें, R1/R2 निकालें तो R0 से R0 कैंसिल, e/-λ T1 डिवाइडेड बाई e पावर माइनस लैम्डा T2, कितना बन जाएगा e/-λ, और T1 ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा प्लस में लैम्डा T2, लैम्डा को कॉमन ले सकते हैं तो T2 माइनस T1 ब्रैकेट में मिल जाएगा। तो ई पावर इसमें आप ऐसा करिए, लैम्डा को ही सिर्फ कॉमन लीजिए, तो ई पावर लैम्डा और ब्रैकेट में आ जाएगा T2 माइनस T1। ठीक है, अब इसके बाद आप लॉग ले लीजिए दोनों साइड का, तो लॉग लेंगे तो क्या आएगा, लॉग बेस ई R1/R2 इज इक्वल टू, उधर से लॉग लेंगे तो लॉग ई पावर एक्स
लॉग बेस ई और ई पावर एक्स इज इक्वल टू एक्स होता है ये फार्मूला। तो जब इसका लॉग लेंगे तो ई पावर एक्स वाला जो टर्म है वही बचेगा, सिर्फ बाकी चीज़ें खत्म हो जाएंगी। तो लैम्डा T2 माइनस T1। और जो लॉग बेस ई है जब हम इसको बेस 10 में कन्वर्ट करते हैं, वैसे ऑप्शन भी बेस ई में दिया हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर ऑप्शन बेस 10 में दिया होता तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर इस नंबर से एक नेपेरियन नंबर होता है 2.3026, इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये जो लॉग बेस ई है वो बेस 10 में कन्वर्ट हो जाता और यहाँ पर R1/R2 आ जाता। फिलहाल हमको ये नहीं करना है, यहीं पर सॉल्व करिए। 1/λ निकालना है आपको, तो इस लैम्डा को इधर ले जाइए और इस पूरे पार्ट को इस साइड ले जाइए। तो 1/λ इज इक्वल टू आ जाएगा T2 माइनस T1 डिवाइडेड बाई लॉग बेस ई R1/R2। ठीक है, ऑप्शन में देखिए अगर ऐसा कोई ऑप्शन मैच कर रहा है तो T2 माइनस T1 लॉग बेस ई R1/R2 यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। तो ये जो रेडियो एक्टिव डीके लॉ होता है इसको हम इस तरीके से भी यूज कर सकते हैं, एटम के नंबर के फॉर्म में या मास के फॉर्म में, या फिर रेडियो एक्टिव जो डीके की रेट होती है उसके फॉर्म में भी इस एक्सप्रेशन को लिखा जा सकता है। तो बस इन्हीं को डिवाइड करना है, लॉग लेना है, आपको वो एक्सप्रेशन मिल जाएगा 1/λ का, और 1/λ मीन लाइफ या एवरेज लाइफ की इक्वल होता है, तो ये आंसर करेक्ट हो जाएगा। चलिए तो लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 16। Two radioactive samples X and Y have the same number of atoms at t equal to 0. Their half-life are 3 hours and 4 hours respectively. Then the ratio of their rate of decay after 12 hours will be. मतलब जो रेट ऑफ डिके है वो आपको उनका रेशियो बताना है 12 घंटे के बाद, अगर पहले सैंपल X का हाफ लाइफ है 3 आवर और दूसरे सैंपल Y का हाफ लाइफ है 4 आवर। एक और कंडीशन दिया है कि इनिशियल टाइम पर यानी t इक्वल टू 0 पर जो नंबर ऑफ एटम है वो दोनों के पास सेम है। ठीक है, तो देखिए R1/R2 आपको कैलकुलेट करना है, और एक्टिविटी का जो फार्मूला होता है वैसे तो R इक्वल टू R0 e पावर माइनस लैम्डा टी भी फार्मूला आपके पास है, बट उस t के लिए आपको कैलकुलेशन ज़्यादा करना पड़ जाएगा, इसलिए आप R1/R2 इज इक्वल टू लैम्डा इंटू n, ये भी तो एक फार्मूला होता है एक्टिविटी का, तो आप ये वाला फार्मूला यूज़ करें। और यहाँ 1 का मतलब x और 2 का मतलब y से है, तो मैं यही 1 और 2 लिख के चलता हूँ, लास्ट में x और y कर देंगे। तो λ1 n1/λ2 n2। ठीक, जहाँ पर n1 का मतलब क्या है, t टाइम के बाद यानी 12 घंटे के बाद बचा हुआ एटम या अमाउंट, और ये दूसरे वाले सैंपल का 12 घंटे के बाद बचा हुआ अमाउंट है, और λ1 λ2 है डिसइंटीग्रेशन या फिर डीके कांस्टेंट। तो फार्मूला देखिए आप क्या क्या यहाँ पर यूज करना है, n इक्वल टू आपके पास ये फार्मूला है n0 1/2 पावर n, और दूसरा फार्मूला अगर हम इस लैम्डा और t हाफ के बारे में लिखें तो t हाफ इक्वल टू 0.693 और अपान में लैम्डा। तो अगर हम दोनों सैंपल्स के लिए λ1 और λ2 का रेशियो निकाले यहाँ से, तो देखिए ये दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल हैं, ये तो एक कांस्टेंट है, तो आप कह सकते हैं t हाफ फॉर फर्स्ट सैंपल एंड t हाफ फॉर सेकेंड सैंपल विल बी λ2/λ1, है ना, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, तो यहाँ 1 और 2 का रेशियो, यहाँ 2 और 1 का रेशियो हो जाएगा। तो इस λ1/λ2 की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, t हाफ ऑफ सेकेंड सैंपल डिवाइडेड बाई t हाफ ऑफ फर्स्ट सैंपल, तो t हाफ सेकेंड सैंपल अपॉन t हाफ फर्स्ट सैंपल इनटू n1 की जगह पर ये फार्मूला अगर अप्लाई करेंगे तो n0 1/2 पावर n, जहाँ पर n का मतलब क्या है, नंबर ऑफ हाफ लाइफ। तो एक बात बताइए, अगर टोटल टाइम आपको 12 घंटे दिया हुआ है और पहले सैंपल का हाफ लाइफ है 3 घंटे, तो कितना हाफ लाइफ पीरियड बीतने के बाद इतना टाइम बीतेगा, 4 हाफ लाइफ बीतने के बाद, है ना। इसको डिवाइड कर दीजिए, आपको ये फार्मूला पता है, टोटल टाइम इज इक्वल टू नंबर ऑफ हाफ लाइफ इंटू हाफ लाइफ पीरियड। तो यहाँ से नंबर ऑफ हाफ लाइफ निकालने के लिए टोटल टाइम को हाफ लाइफ पीरियड से डिवाइड कर दीजिए, 12 को 3 से डिवाइड कर देंगे, यहाँ पर 4 आ जाएगा अपान में। दूसरे वाले सैंपल के लिए सेम चीज़ करिए आप, यहाँ पर लिखेंगे n0 1/2 और इसका पावर n मतलब नंबर ऑफ हाफ लाइफ, इसका हाफ लाइफ पीरियड है 4 घंटे, टोटल टाइम है 12 घंटे, कितना हाफ लाइफ पीरियड होगा, डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। n0 से n0 कैंसिल, हाफ लाइफ पीरियड रख दीजिए दूसरे वाले सैंपल का 4 घंटे, पहले वाले सैंपल का 3 घंटे, और 1/2 का पावर 4, 1/2 का पावर 3, 3 पावर से 3 पावर कट जाएगा, सिर्फ एक बच जाएगा 1/2। इस 2 से इसको कैंसिल कर दीजिए 2/3। इसका मतलब रेट ऑफ
rate of activity of the ratio of rate of activity of the sample after 12 hour will be 2:3 या 2/3। ठीक है, तो ये भी एक अच्छे क्वेश्चंस में आता है। अब बाकी सारे क्वेश्चंस आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा। हमने लगभग उस तरह के सारे तरह के क्वेश्चंस को यहाँ पर समराइज करने की कोशिश की है। अब मैं 4-5 क्वेश्चंस आपको देता हूँ होमवर्क के लिए, आप उन क्वेश्चंस को सॉल्व करिएगा और कमेंट सेक्शन में अपना रिप्लाई दीजिएगा। आपके होमवर्क का सबसे पहला क्वेश्चन है, द डीके कांस्टेंट फॉर अ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस हैज अ वैल्यू ऑफ 1.386 डे इनवर्स। यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट या डीके कांस्टेंट की जो यूनिट होती है। आप देखिए फार्मूला होता है टाउ इक्वल टू 1/λ, यानी ये टाउ क्या है, एवरेज लाइफ है। तो एवरेज लाइफ है, इसका यूनिट क्या होगा, वही होगा जो टाइम का होता है। ईयर में दिया रहता है, डे में दिया रहता है, सेकंड में दिया रहता है। तो जो भी टाइम का यूनिट होगा उसका इनवर्स डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट या डीके कांस्टेंट की यूनिट होगी। ठीक, तो इसका यूनिट काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। आफ्टर हाउ मच टाइम विल अ गिवन सैंपल ऑफ रेडियो न्यूक्लियाइड गेट रिड्यूस टू ओनली 6.25% ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू। मतलब आपको बताना है कि कितने टाइम के बाद ये सब्सटेंस रिड्यूस हो जाएगा और कितना बचेगा, इनिशियल अमाउंट का 6.25% बचेगा, बाकी पूरा रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, तो आपको वो टाइम कैलकुलेट करके बताना है। तो लैम्डा की वैल्यू गिवन है और ये जो परसेंटेज में रिडक्शन दिया हुआ है इसकी वैल्यू है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, आफ्टर 4 हाफ लाइव्स द अनडिकेड पार्ट ऑफ अ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस विल बी। 4 हाफ लाइफ बीतने के बाद, यानी नंबर ऑफ हाफ लाइफ कितना दिया है, 4 है ना, नंबर ऑफ हाफ लाइफ कितना है, 4। तो 4 हाफ लाइफ बीतने के बाद अनडिकेड पार्ट ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस विल बी, कितना पार्ट अनडिकेड रह जाएगा, कितना पार्ट बचा रह जाएगा, लेकिन परसेंट में आपको बताना है, फ्रैक्शन में नहीं। तो 6.25, 12.5, 25 और 50%। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, टू ऑब्टेन फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन फ्रॉम अ मेटल द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ इज 200 नैनोमीटर। मतलब ये लॉन्गेस्ट वेवलेंथ है जिसकी हेल्प से किसी भी मेटल से फोटो इलेक्ट्रिक जो इमिशन की फिनोमेना है वो हो सकती है। आपको कैलकुलेट करना द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन फॉर अ रेडिएशन ऑफ 100 नैनोमीटर विल बी। मतलब 200 नैनोमीटर की जो वेवलेंथ है, मैक्सिमम जो वेवलेंथ है 200 नैनोमीटर की, उसकी हेल्प से किसी सरफेस से आपको फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन मिलता है। आपको बताना है कि जब 100 नैनोमीटर की वेवलेंथ वाली लाइट को इंसिडेंट करेंगे तो जो इलेक्ट्रॉन इमिट होगा उसकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी। ऑप्शन है 12.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 6.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड 200 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और लास्ट क्वेश्चन है, अब फोटो इलेक्ट्रिक सेल, तो फोटो इलेक्ट्रिक सेल क्या करता है, तो कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिसिटी इनटू लाइट या लाइट इनटू इलेक्ट्रिसिटी, या इट स्टोर्स द लाइट या स्टोर्स इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो फोटो इलेक्ट्रिक सेल क्या करता है, ये 4 ऑप्शन है, आपको बताना है। तो इन चारों क्वेश्चंस को आप सॉल्व करिएगा, काफ़ी आसान है और इन टॉपिक से बहुत ही आसान क्वेश्चंस आते हैं, बट आप फार्मूलों का जो फार्मूलों में यूज़ होने वाले टर्म हैं उनका सही मीनिंग अगर आप जानते होंगे तभी आप क्वेश्चंस को कर पाएंगे। ठीक है, तो आप लोग पढ़ाई करते रहें और स्वास्थ्य का ध्यान रखें। आज के लिए इतना ही। अब हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर यानी लेक्चर नंबर 3 में। धन्यवाद।